स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैंने आपको परीक्षण रचना के 5 स्टेप्स बताए थे। पहला, परीक्षण योजना बनाना। दूसरा, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। तीसरा, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। चौथा, परीक्षण का मूल्यांकन करना। और पांचवा, परीक्षण के अंतिम रूप की रचना। इसमें से मैंने आपको परीक्षण योजना बनाना पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, ये भी मैंने आपको समझाया था। और वहीं पर मैंने आपको ये बताया था कि इस कार्य के लिए पद विश्लेषण का, जो कि गिलफर्ड की एक डेफिनेशन थी, जिसमें गिलफर्ड ने ये कहा था कि परीक्षण का द्वितीय प्रशासन या वास्तविक जाँच का मुख्य उद्देश्य पद विश्लेषण करना होता है। इसमें परीक्षार्थियों की आदर्श संख्या लगभग 400 होनी चाहिए। फिर परीक्षण के प्रत्येक पद की वैधता एवं कठिनता स्तर को ज्ञात किया जाता है तथा इसी अनुसार परीक्षण में पदों को रखा तथा निकाल दिया जाता है। तो मैंने आपको ये कहा था कि पद विश्लेषण को मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। आज मैं आपको प्रकाश डालूंगी पद विश्लेषण पर। किसी परीक्षण की प्रभावकता एवं उपयोगिता उसमें निहित पदों की विशेषताओं पर निर्भर करती है। परीक्षण का फलांकन उसकी वैधता, विश्वसनीयता तथा अंगभूत पदों के आपसी सहसंबंध के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अतएव परीक्षण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए परीक्षण निर्माता को उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त पदों का पृथक पृथक अध्ययन करना चाहिए। इसी स्थिति को पद विश्लेषण विधि यानी कि आइटम एनालिसिस मेथड कहा जाता है। अन्य शब्दों में, पद विश्लेषण विधि में परीक्षण में निहित होने वाले समस्त पदों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है तथा यह देखा जाता है कि समस्त पदों में से प्रत्येक व्यक्तिगत पद को किसी समूह के कितने तथा कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने हल करने का प्रयास किया। अन्य शब्दों में, इस विधि के अंतर्गत पद की उपयुक्तता का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि किसी भी परीक्षण का गुण एवं उपयोगिता उन पदों पर निर्भर है जिनसे कि उस परीक्षण की रचना होती है। इसीलिए परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक पद का विश्लेषण करना नितांत आवश्यक हो जाता है, जिससे परीक्षण के अंतिम रूप की रचना के लिए पदों का चयन परीक्षण के उद्देश्य एवं विषय वस्तु के अनुकूल हो सके। पद विश्लेषण के संबंध में फ्रीमैन का सुझाव है, पदों के मूल्यांकन में 2 पहलुओं पर मुख्य रूप से विचार करना चाहिए। प्रथम, प्रत्येक पद का कठिनता स्तर तथा दूसरा, प्रत्येक पद की विभेद शक्ति। गिलफर्ड का भी इसी तरह का विचार है। परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करने से पूर्व श्रेष्ठ पदों के चयन हेतु पद विश्लेषण विधि का प्रयोग अत्यंत उपयोगी है। संपूर्ण परीक्षण के विभिन्न गुण उसमें निहित होने वाले पदों के गुणों पर निर्भर होते हैं, जैसे मध्यमान, प्रसरण, फलांक, वितरण का रूप, विश्वसनीयता तथा वैधता। ये परिभाषा गिलफर्ड ने दी और उससे पहले फ्रीमैन ने कहा। तो इन परिभाषाओं में हमने यही देखा कि पद विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। पद विश्लेषण के आधार पर ही एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण अपना सही रूप ले पाता है। तो पद विश्लेषण के लिए हमें आगे क्या करना है? पद विश्लेषण विधि के अंतर्गत पदों का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण निर्माता प्रायः पद वैधता, आइटम वैलिडिटी तथा पद कठिनता यानी आइटम डिफिकल्टी 2 तकनीकी पहलुओं पर विचार करता है। अब देखेंगे हम सबसे पहले पद वैधता या विभेद शक्ति। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं आइटम वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। पद विश्लेषण विधि का प्रथम तकनीकी पहलू पद वैधता ज्ञात करना है। वैधता के दृष्टिकोण से यह आवश्यक होता है कि परीक्षण के प्रत्येक पद की व्यक्तिगत रूप से वैधता देखी जावे, क्योंकि पदों की स्वतंत्र रूप से वैधता ही संपूर्ण परीक्षण की वैधता होती है। जब परीक्षण का प्रत्येक पद प्रभावात्मक रूप से किसी भी शील गुण या योग्यता के आधार पर समूह के
उच्च या निम्न, श्रेष्ठ या कमजोर व्यक्तियों के मध्य विभेद करता है तभी वह वैध होगा। अतएव परीक्षण के प्रत्येक पद को वैध होने के साथ पर्याप्त रूप से विभेदकारी यानी डिस्क्रिमिनेटिव होना चाहिए। पद का विभेदकारी होना ही पद वैधता का द्योतक है। यानी जब कोई पद इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सके, कोई भी समूह के ऊपर जिस पर हम कर रहे हैं उनके पदों के आधार पर ये निर्धारित किया जा सके कि ये उच्च की श्रेणी में जा रहे हैं, ये निम्न की श्रेणी में जा रहे हैं, या ये व्यक्ति श्रेष्ठ की श्रेणी में जा रहे हैं, या ये कमज़ोर व्यक्तियों के बीच में आ रहे हैं। तो यानी कि दोनों वर्गों का जो अंतर स्थापित कर सके ऐसा पद होना परीक्षण के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। ऐसा पद का विभेदीकरण होना ही पद वैधता का सूचक या द्योतक होता है। साधारणतः पद वैधता ज्ञात करने के लिए जॉनसन की उच्च निम्न सूची का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी गणना पर्याप्त सरल है। इसमें उच्च समूह के सभी प्रत्युत्तरों में से निम्न समूह के सभी प्रत्युत्तरों को घटा देते हैं तथा फिर अंतिम समूह के अधिकांश संभाव्य अंतर से भाग दे देते हैं। जैसे 300 व्यक्तियों के उच्च समूह के 50 व्यक्तियों ने तथा निम्न समूह के 30 व्यक्तियों ने एक पद को सही हल किया, तो उस पद की विभेद सूची निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। विभेद सूची यानी कि डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का सूत्र है R ब्रैकेट में U माइनस R ब्रैकेट में L अपॉन E। फिर से बोलती हूँ, विभेद सूची यानी डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स इज इक्वल टू R ब्रैकेट में U माइनस R ब्रैकेट में L अपॉन E। अब मैं यहाँ समझाऊंगी R U E का क्या, L का क्या अर्थ है। R का मतलब है सही प्रत्युत्तर, U का मतलब है उच्च समूह, यानी जो उच्च समूह के लोग हैं उनके कितने सही के प्रत्युत्तर हैं, माइनस R का मतलब फिर वही सही प्रत्युत्तर, L का मतलब निम्न समूह, यानी जो निम्न समूह के व्यक्ति थे उनके कितने सही प्रत्युत्तर हैं, अपॉन E का मतलब है अधिकतम संभाव्य अंतर, अधिकतम संभाव्य अंतर अंतिम समूह E का मतलब है। जैसे इस उदाहरण में मान लीजिए 50 उच्च समूह के थे माइनस 30 यानी कि 30 निम्न समूह ने उत्तर दिए बटा 81, तो इसका जो फिगर आया सॉल्यूशन आया वो निकल कर आया 0.24, यानी उच्च एवं निम्न समूह के मध्य पूर्ण विभेद करने वाला जो DI डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स का अधिकतम मूल्य 1 होता है, और हमने जो उदाहरण के तौर पे एक लिया है उसका हमारा निकल कर आ रहा है 0.24। तो यदि D1 का मूल्य 0 है तो यह इंगित करता है कि यह पद विभेद नहीं करता है। यदि D1 का मूल्य ऋणात्मक है तो इंगित करता है कि किसी पद को निम्न समूह ने उच्च समूह की अपेक्षा अधिक सही हल किया। प्रायः 0.40 से ऊपर के विभेदकारी मूल्य को मानक माना जाता है, किंतु 0.30 तक के मूल्य को भी हम स्वीकार कर लेते हैं। ये जो बताया है वो बताया है इवेल ने 1965 में और हार्पर ने 1964 में। किंतु यदि किसी पद का D1 मान DI यानी डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स मान 0.30 से भी कम है तो उसे सावधानी से देखना होगा। ऋणात्मक मूल्य वाले DI को देखते ही निकाल देना चाहिए। DI के विवेचन में परीक्षण निर्माता को बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि यह स्मरणीय है कि डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स का मूल्य यह इंगित करता है कि अमुक पद किस प्रकार से श्रेष्ठ तथा निम्न समूहों में विभेद करता है। अतः अन्य शब्दों में यह बताता है कि क्या कोई स्वतंत्र पद वही मापन करता है जो कि योग परीक्षण। कभी निम्न DI वाले पद से हमारा आशय यह नहीं है कि वो पद खराब है, बल्कि ये संकेत करता है कि आपने उस पद को ठीक से निर्मित नहीं किया है, इसलिए श्रेष्ठ छात्र निम्न छात्र के समान लगता है। इसके अतिरिक्त पद वैधता या पद की विभेद शक्ति की गणना करने के लिए लगभग 60 से अधिक विधियां प्रचलित हैं। लॉन्ग, सैंडीफोर्ड, गिलफोर्ड, लिंडक्विस्ट, कूक,
बर्नन, स्टेनले, फ्लानागन, डेविस, कैली, साइमंड्स आदि मनोवैज्ञानिकों ने विभेद शक्ति यानी DI ज्ञात करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया है। और उनमें से जो कुछ मुख्य है वो मैं आपको नाम बता देती हूँ। द्विपांतिक सहसंबंध विधि, साइमंड विधि, फ्लानागन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड इंडेक्स, नोमोग्राफ विधि, स्टेनले का 27% उच्च तथा 27% निम्न समूह विधि, डेविस विभेदकारी देशांक और कैली विधि। तो ये प्रायः इन समस्त विधियों का प्रयोग प्रत्येक प्रकार के परीक्षण के पदों के लिए किया जाता है। यह तो परीक्षण निर्माता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अपनी सुविधानुसार किस विधि का प्रयोग करे। तो ये मैंने आपको पद वैधता और उसकी ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरीके से पद वैधता निकाली जा सकती है, कौन कौन सी विधियां जो प्रचलित हैं उनके मैंने आपको नाम बताए। और अब अगली वीडियो में मैं आपको पद कठिनता यानी कि आइटम डिफ़िकल्टी के विषय पर प्रकाश डालूंगी। थैंक यू।